हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होने वाला है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, समझे। देखिए, सीटेट में जो सीडीपी होता है वो रामबाण होता है, समझे। वो सभी का इलाज है, यानी जिसका सीडीपी का तैयारी अच्छा है, समझिए उसका रिजल्ट हो गया। देखते होंगे जिसका रिजल्ट नहीं होता होगा तो उनका सीडीपी में देखिए कम नंबर आएगा। जिनका सीडीपी ठीक है उनका रिजल्ट हो ही जाता है। तो देखिए, सीडीपी का तैयारी कैसे कीजिएगा, तो देखिए उसके लिए सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर, समझे। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ हम हर क्वेश्चन को, जितना ऑप्शन है सबको डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये आंसर क्यों होगा, समझे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा से समझ आएगा। और थ्योरी का भी हम वीडियो डालते रहेंगे। सीडीपी एकदम यहाँ पढ़िएगा तो आपका आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा सीडीपी में, समझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि देखिए शरीर का जो अंग होता है उसे शारीरिक विकास बोलते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, जिसे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, समझे। पहला ऑप्शन है कि विकास एक आयामी होता है। देखिए, ऑप्शन से भी आंसर निकाला जाता है, समझे। छांट दिए जाते हैं कि ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। देखिए, पहला जो ऑप्शन है कि विकास एक आयामी होता है, तो एक आपको मालूम होना चाहिए कि विकास एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, समझे। तो ऐसे ही ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, समझे। तो ऐसे भी आप ऑप्शन छांट के बना सकते हैं, समझे। तो एकल आयामी नहीं होता है, क्या होता है आपका विकास बहुआयामी होता है, और एकल आयामी आपका वृद्धि होता है। तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है विकास एक दिशीय होता है। देखिए, एक दिशीय विकास नहीं होता है, विकास एक मिश्रित दिशा में चलता है, कब वो बढ़ता है कब वो घटता है, समझे। देखते होंगे शैशवावस्था में तेजी से विकास होता है, बाल्यावस्था में घट जाता है, फिर किशोरावस्था में बढ़ता है। तो क्या है, ये एक दिशीय होता नहीं है, समझे। एक दिशा में विकास नहीं है, भी कट गया। अगला है विकास एक असतत प्रक्रिया। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट गया। बच गया विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी। इसको समझेंगे। देखिए, विकास का जो अधोगामी और शीर्षगामी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल तथा सफेलोकोडल। तो ये होता सिद्धांत क्या है, तो देखिए शरीर में मनुष्य के या कोई भी के शरीर में विकास जो दिशा का जो सिद्धांत होता है, दो तरह से दिशा में होता है। एक होता है केंद्र से बाहर की तरफ, और एक होता है आपका सिर से पैर की तरफ, समझे। तो केंद्र से बाहर होगा तो भिन्न भिन्न गति से होगा, और सिर से पैर होगा तो उसका भी अलग अलग दर से होगा, समझे। तो पूछेगा कि केंद्र से बाहर की ओर, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधोगामी बोलते हैं, समझे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल, समझे। और सिर से पैर की तरफ आपका जो होगा उसे शीर्षगामी कहते हैं, समझ गए। जिसे इंग्लिश में सफेलोकोडल कहते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक का 4 नंबर हो जाएगा कि विकास की जो विकास का कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, समझ गए। तो इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। देखिए, सही बात है कि बच्चा जिस परिप्रेक्ष्य में रहेगा, जैसा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रहेगा, वैसा बच्चा का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देते हैं कि जैसे देख लीजिए कि अब गर्म प्रदेश वाले रहेगा तो उसका चेहरा क्या हो जाएगा, स्किन काला हो जाएगा। ठंडा वाला में रहेगा तो उसका स्किन क्या होगा, वाइट रहेगा, समझे। दूसरा चीज़ है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनका हाइट छोटा होता है, समझे। ये सब चीज़ है। तो वही लिखा है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, समझे। दूसरा ऑप्शन है कि बचपन वह अवधि है जी, देखिए कोई नहीं बांटा है बचपन को 10 भीम अवस्था में। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित। देखिए, बच्चा का सोच जैसा समाज में रहेगा ना, उसका उसका अंत जैसा समाज में रहेगा, अंतःक्रिया करेगा, उसका वैसा सोच हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो रहा है, क्योंकि नहीं बोल रहा है, समझे। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अगला है कि बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता पर आधारित है। देखिए, अनुवांशिकता पर नहीं आधारित होता है, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण यानी वातावरण के अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया कि ऑप्शन गलत हो गया, यानी आपका आंसर क्या नंबर हो जाएगा, 2 का, तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि अनुवांशिक अभिन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, यहाँ कहने का क्वेश्चन क्या मतलब है कि अनुवांशिक अभिन्यास यानी जो हमारा लक्षण जो दिखाई देने वाला रहता है भविष्य में,
वो कैसे प्रकट होता है, वो प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका परिपक्वता यानी मेचुरेशन कहलाता है। मेचुरेशन आ जाएगा, देखिएगा जैसे मान लीजिए 12 साल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किशोरावस्था 12 साल आएगा तो मूछ दाढ़ी आ जाएगा लड़का में, ये सब तो वो सब क्या है कि मेचुरेशन आप में जब आ जाता है तब ये क्या होता है कि प्रकट होता है। तो वही लिखा है कि अनुवांशिक अभिविन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया आपका परिपक्वता कहलाती है। समझे, अनुकूलन तो पियाजे के द्वारा दिया गया है कि जैसा वातावरण है वैसा ढलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। मतलब सीखना होता है, समझे। और समाजीकरण समझ ही रहे हैं कि समाज के नियमों कानूनों को सीखना क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। तो आपका 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देखिए आप एकदम दिमाग में रखिएगा ये चीज़ हमेशा। देखिए परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य, एकदम दिमाग में रखिएगा, परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं, और उसके बाद जो भी आपको दे, समझे, वो द्वितीयक में आ जाएगा, समझे। तो याद रखिएगा, परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य आपके प्राथमिक समाजीकरण, या उसी को हम लोग प्रथम समाजीकरण या मुख्य समाजीकरण कहते हैं, समझे। इंग्लिश में प्राइमरी एजेंसी बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी दे, विद्यालय, आस पड़ोस, मीडिया, ये कुछ भी दे, समझे, ये सब द्वितीयक में आता है। देख लीजिए पहला ऑप्शन है परिवार और विद्यालय, तो परिवार प्राथमिक परिवार समाजीकरण और विद्यालय, हाँ ये सही हो सकता है। दूसरा है आपका मीडिया, तो द्वितीयक होता है, तो ये ऑप्शन कट गया 2 नंबर। तीसरा है विद्यालय, तो द्वितीयक है, तो ये भी नहीं होगा, मीडिया से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, परिवार और विद्यालय, यानी परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक। अगला है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। देखिए 7 से 8 साल का जो बच्चा होगा वो लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, समझे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आप जानते होंगे कि 2 अवस्था आता है, एक आता है अज्ञान दंड, मतलब अवस्था बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक स्तर में होगा, और इसमें 2 अवस्था आता है आपका, सॉरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल रहे हैं, सॉरी पूर्व परंपरागत स्तर में आएगा, और इसमें 2 अवस्था आता है, समझे। इसमें 2 अवस्था कौन कौन आता है, तो दंड और आज्ञा पालन, और दूसरा होता है आपका अहंकार की अवस्था, या इसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था। यानी विनिमय, यानी उसके दिमाग में रहता है कि आप मेरा काम कर दीजिएगा तो हम भी आपका काम कर देंगे, समझे। तो ये 2 अवस्था आता है, समझे। तो देख लीजिए 7 से 8 साल का बच्चा आपको किस अथी में आएगा, तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो ये आपका होता है। दूसरा जो आपका स्तर है परंपरागत स्तर के, ये चौथा अवस्था होता है, समझे, चौथा में आता है, तो ये होगा नहीं, समझे। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ये आपका तीसरा स्तर के, यानी उत्तर परंपरागत स्तर के, ये मतलब 5वां है, यानी पहला बोल सकते हैं 5वां अवस्था है, ये भी नहीं होगा। आज्ञा दंड और आज्ञा पालन, हाँ ये हो सकता है क्योंकि पहला में आता है, सही है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये भी तीसरा आपका स्तर जो होता है उसमें आता है, समझे, छठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5वां का, तो 3 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। क्रमबद्धता का मतलब होता है एक क्रम में रखना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसको एक क्रम में रखना क्या कहलाता है, क्रमबद्धता, यानी सेरिएशन कहलाता है, समझे। तो क्वेश्चन है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, जैसे लंबाई पर आप क्रम दे दिए तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉरी मतलब क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ, तो पहला ऑप्शन है कि वस्तुएं किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो हाँ ये हो सकता है। क्रमबद्धता मतलब सीरियसन, यानी क्रम में रखना, समझे। जैसे 5, 7, 8, 10, 12 है, तो इसको कहेगा है कि एक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, समझे। तो आप 2, 4, 5 ऐसे करके लिख रहे हैं, तो क्या है, क्रमबद्धता यानी सीरियसन है, समझे। तो ऐसा ही हो सकता है। दूसरा है दूसरे के परिप्रेक्ष्य लेने, देखिए दूसरा परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपके पापा बोल रहे हैं चुप रहो, कहूँ मान लीजिए आप झगड़ा कर रहे हैं और वहाँ पर आपके पापा बोले कि मतलब एक तरह का इशारा किए चुप हो जाओ, समझे, तो इसे बोलते हैं दूसरे का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तो यार ये तो इससे रिलेटेड नहीं है क्रमबद्धता से, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक जैसा कहानी कथन होता है, ये भी एक क्रमबद्धता से, इसका भी कोई मतलब नहीं है। चौथा है जैसे स्थानों, जैसे अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्र करने की क्षमता, ये भी क्रमबद्धता से मतलब नहीं है। तो आपका क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा,
1 नंबर हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो वस्तुओं किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। समझ गए? यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर हो जाएगा। समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप लोग पढ़े होंगे पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें देखिए आप एक केंद्रीयता का गुण जानते होंगे। तो केंद्रीयता के गुण में क्या होता है कि देखिएगा बच्चा जो सोचता है कि ना कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा गिलास है, एक छोटा गिलास है, दोनों में पानी बराबर है ना, तो बच्चा से पूछे किस में ज़्यादा पानी है तो बोलेगा कि बड़ा गिलास में। समझे? तो यानी सोच उसका क्या होता है कि संकीर्ण होता है। समझे? केंद्रीयता उसका केंद्र मतलब एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी। तो उसमें अभिसारी चिंतन आता है, वो बाहर रूप मतलब ब्रॉड रूप में नहीं सोच पाता है। समझे? तो वही है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोलों को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। यानी देखिए अब सांप के जितना मिट्टी रहेगा उतने ना उसका अथी हो जाएगा, मिट्टी तो बढ़ेगा नहीं। अब सांप के रूप में कर दीजिएगा तो उससे कैसे बढ़ जाएगा? समझे? मान लीजिए पानी है, तो पानी मान लीजिए पहले आप मान लीजिए डब्बा में रखे हुए हैं, सीधा डब्बा मान लीजिए लंबा डब्बा है, और फिर उसको जाके आप छिपा में रख दीजिए, थाली में रख दीजिएगा तो पानी बढ़ जाएगा, उतने ना पानी रहेगा। तो एक तरह का क्या है कि एक सोच उसका कैसा है, तो पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे क्या तर्क है। देखिए जीववाद में तो बच्चा कोई चीज़ को सजीव मानता है तो उससे कोई रिलेटेड है नहीं। हाँ, केंद्रीयता हो जाएगा कि बच्चा का सोच क्या है, केंद्रीयता है, तो सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि परिकल्पित निगनात्मक। देखिए परिकल्पित निगनात्मक आपका जीन पियाजे के अनुसार चौथा अवस्था में आता नहीं, यानी आप कोई चीज़ पर तर्क वितर्क करके उसके जैसे 2 + 3 5 होता है तो 8 में से 3 घट गया था 5 होता है, तो ये जब करने लगते हैं उसे परिकल्पित निगनात्मक बोलते हैं। चौथा है संक्रमण परिणाम निकालना, ये भी आपका नहीं है। ये होता है मतलब एक तरह का अनुमान लगाना। समझे? तो ये भी आपका नहीं होगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 का, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा केंद्रीयता। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तब बताए थे सामाजिक अंतक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो पहला ही ऑप्शन है सामाजिक संरचना, ये सही हो सकता है। व्यवहारवाद तो कोई जोर नहीं दिए हैं, फिर मनोविश्लेषण पर भी जोर नहीं दिया, सार्वभौमिकता पर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सामाजिक संरचना, यानी 8 का आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस रूप में, यानी बच्चा जब अपने से बात करता है तो लेव वाइगोस्की इसको निजी संवाद बोले थे, और आपके पियाजे साहब क्या बताते थे, ये स्व केंद्रीयता, यानी बच्चा स्व अहम केंद्रित बोलते थे पियाजे, और वाइगोस्की इसको निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का ए नंबर हो जाएगा। समझे? 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में कौन सी विशेषता है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में कौन सी विशेषता है। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कुछ निगेटिव वर्ड होता है, जैसे ड्रिल और अभ्यास आपका निगेटिव से मतलब ऑप्शन होता है, तो कट जाएगा। योग्यता, बच्चा में योग्यता आधारित स्थानीय अलगाव नहीं है, अलग अलग नहीं बैठाना है। समझे? ये भी ऑप्शन निगेटिव होता है। अगला है सहयोगिता पूर्ण अधिगम, हाँ ये सही होगा। सहयोगिता मतलब सहयोग द्वारा सीखना, ये सही हो सकता है। पुरस्कार और दंड, ये भी निगेटिव होता है, यानी आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, संयोजितापूर्ण अधिगम। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चों में देखिए एगो चीज़ बताइए, सन का जब क्वेश्चन मिले ना तो इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। समझे? देखिए एग्जाम इसको सिंपल में समझिएगा कि देखिए जब अपने बारे में सोचेगा ना तो उसे इंट्रा बोलते हैं। समझे? इंट्रा मतलब अपने अंदर। जब दूसरे के बारे में बोलेगा तो उसे इंटर पर्सनल बोलते हैं। इंट्रा और इंटर दोनों में अंतर लिखिएगा। जब लिखा है ना एक बच्चे में दूसरे की नीयत, यानी दूसरे के बारे में बोल रहा है तो दूसरे के बारे में तो इंटर, और जब अपने बोलेगा एक बच्चा अपने संवेगों को ही समझ रहा है तो उसे इंट्रा बोलते हैं। समझ गए? तो वही क्वेश्चन है कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यानी दूसरे की। समझे? तो देखिए कहता है ना कि हमारे ज़िंदगी में इंटर कर गया, यानी इंटर करने के लिए 2 व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति के बारे में बोला इसलिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। जब अपने बारे में बोले कि जब हम अपने संवेगों को समझते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, तो इस बुद्धि को क्या कहते हैं, तो इंट्रापर्सनल, यानी अपने अंदर तो इंट्रा और दूसरे में तो इंटर। समझे? तो इसका एक बच्चे ने दूसरे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर में अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। समझे? और जब अपने रहे तो उसे अंत व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है, तो ये अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, अंतरा मतलब दूसरे में, और अंत हो गया क्या कि अपने में, तो उसे इंग्लिश देख लीजिएगा इसका, क्योंकि हिंदी में कभी उल्टा पुल्टा भी दे देता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि
दूसरे के बारे में, इंटर मतलब बोलता है ना कि हमारी ज़िंदगी में इंटर कर गया, तो दूसरे के बारे में। इंट्रा पर्सनल मतलब अपने बारे में। उसके बाद है आपका स्थानिक संबंध बुद्धि, यानी जब हम कल्पना के द्वारा, कल्पना जिसमें कल्पना ज़्यादा होता है, जैसे पायलट होता है, सोचता है, चित्रकार हो गया, ऐसे में स्थानिक बुद्धि होता है। और प्राकृतिक बुद्धि आपके किसान में, जीव विज्ञान के शिक्षक में, सब में पाया जाता है, समझ गए। तो इसका आंसर आपका 11 क्या हो जाएगा, 2 नंबर अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो पहला ऑप्शन है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में। देखिए बाधक कैसे है, हम अपने भाषा में सीखेंगे, अपने मातृभाषा में सीखेंगे, वो बाधक हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बाधक नहीं होता है, हमारे लिए अच्छी बात होता है, समझे। आगे ऑप्शन है आपका कि विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा, देखिए अंग्रेजी ये चीज़ नहीं, देखिए जहाँ का जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है ना, उस भाषा में सीखना चाहिए, समझे। अंग्रेजी भाषा में नहीं सीखना, ये कहूँ पे नहीं कहा गया कि विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा में सीखना देना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। तीसरा ऑप्शन है कि बाल विद्यालयों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक, हाँ सही बात है, बाल विद्या जो विद्यार्थी होंगे वो बहुभाषी मतलब कि बहुत सारा भाषा जानेंगे, तो उनके लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ होगा, समझे, यानी वो भिन्न भिन्न चीज़ों को समझेंगे, समझे। ये ऑप्शन सही हो सकता है, समझे। अगला ऑप्शन है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थी में देखिए द्विभाषा आप जानेंगे तो उसे उलझन पैदा होगा, ये भी गलत बात है। तो आपका 12 का क्या नंबर हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जेंडर भूमिका, यानी जेंडर भूमिका का मतलब होता है कि जो समाज में जो जेंडर है कि कौन किसको काम मिलेगा, जैसे घर का खाना बनाने का काम किसको है, महिलाओं के है। घर से बाहर काम करने की जो है वो कहाँ से, घर से बाहर का काम कौन करेगा, पुरुष करेगा। ये सब क्या है, जेंडर भूमिका इसी को बोलते हैं, समझे। तो ये क्या हमारा कैसा व्यवहार है, तो पहला अधिकृत, यानी हम सीखे हैं ना, ये हम जन्मजाति गुण हमारे अंदर आया है, समझे। मान लीजिए किसी घर में, मान लीजिए जॉब करने का काम, जैसे मान लीजिए किसी घर में होगा कि घर में कोई भी काम होगा तो वो चीज़ क्या होगा कि वो चीज़ समाज में सीखा ना होगा, एक अधिग्रहित व्यवहार होगा, समझे। तो वही है सामाजिक जेंडर भूमिकाएं जो होती है वो क्या होती है, अधिग्रहित व्यवहार होती है, जन्मजात नहीं होती। कोई आदमी जन्म से व्यवहार सीख के नहीं आता, वो समाज में रहकर सीखता है। तो अधिग्रहित व्यवहार क्या, जेंडर भूमिकाएं क्या हो जाएगी आपकी, अधिग्रहित व्यवहार हो जाएगी, सही हो सकता है। जन्मजात व्यवहार होता नहीं है, जैविक आपका सेक्स होता है और अनुवांशिक निर्णय है नहीं, समझे। तो याद रखिए जेंडर भूमिका अधिग्रहित व्यवहार है, और जेंडर जो होता है यानी लिंग जो होता है वो क्या है आपका, कि वो आपका सामाजिक है, और जो सेक्स है वो क्या है, जैविक है, ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा, समझे। तो आपका 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, अधिग्रहित व्यवहार है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप लोग पढ़े होंगे, CCE जिसे बोलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है कि छात्रों के प्रदर्शन की एक, देखिए तुलना तो सीटेट नेगेटिव मानता है, तुलना नहीं करना है बच्चा में। दूसरा है आपको छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, यानी मान लीजिए बच्चा में कोई कमी होगा या बच्चा ऐसे नहीं सीखना चाहता है, तो बच्चा उस पाठ्यक्रम में हम क्या करेंगे कि उसको सुधार मतलब रूपांतरित यानी चेंज करेंगे, समझे। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा है छात्रों को उनके वर्गीकरण भी बच्चा को नहीं करना है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है कि छात्रों को किसी विषय में सफल, ये भी घोषित नहीं करना है। तो आपका सतत व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना, समझ गए। यानी आपका 14 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए, समझ गए। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। पहला है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कैसे करेगा, यानी हम इसका उपयोग करेंगे तो कोई इसको देखेगा तो कैसे करेगा। तो हाँ, ये ऑप्शन क्या हो सकता है कि सही हो सकता है, समझे। दूसरा है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वर्ग का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, यानी हम विशिष्ट जो छात्रों का, हम जब अधिगम वर्ग का मतलब होता है कि जो सीखने का जो गति है उसका पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है कि नहीं, समझे। तीसरा ऑप्शन है कि कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा। हाँ, तो ये सही हो सकता है कि कौन सा तरीका, मतलब कोई भी अध्यापिका चाहे हम हो या कोई भी, उसको स्वयं के शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजी जो उसका होगा, जो तरीका होगा उस पर चिंतन करना। अगला है कि कौन सी विधि छात्रों में, देखिए उच्चतम अंक वाला क्या होता है आपके नेगेटिव सेंस में जाता है, समझे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा
1 2 3 हो जाएगा, समझे। अब 1 2 3 देख लीजिए किस में है, तो 1 2 3 क्या है आपके, कोई ऑप्शन में इसमें देखते हैं। देखिए एक और चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए इस ऑप्शन में आप देखिएगा तो 1 2 3 दिया हुआ है, लेकिन इस ऑप्शन में 1 2 3 किसी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, समझे। 1 2 3 हो जाएगा। 4 नंबर तो आपका गलत है, तो 4 नंबर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। देखिए कुछ कुछ सीटेट गलती भी किया था, तो इसको इंग्लिश देख जब देख लगेगा ना कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा 1 2 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन करा कि अपनी कक्षा के लिए जो मूल्यांकन पद्धति आप तय कर रहे हैं, तो उससे पहले शिक्षक किस बात पर विचार करना चाहिए। तो पहला है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, कैसे करेगा, समझे। मान लीजिए आप कर दिए तो उसका कोई दूसरा करे तो गलत सेंस ना निकले। दूसरा है कि विशिष्ट छात्रों के लिए अधिगम और का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है कि नहीं है, इससे हम पता लगा सकते हैं नहीं विशिष्ट छात्रों का, समझे। तीसरा है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, समझे। ये भी आपका तो 1 2 3 सही है, समझे, जो इसमें दिया हुआ है 1 2 3, यानी 15 का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। पहला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS का आरक्षण केवल सरकारी, ये तो कुछ आरक्षण से रिलेटेड है नहीं। दूसरा है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में बच्चा को नहीं भेजना है। अगला है सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी, ये सब है नहीं। योग्यताओं से परे होकर, परो मतलब छोड़कर, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करानी। योग्यताओं से परे होकर मतलब क्या, योग्यता के आधार पर नहीं, सभी बच्चों को आपको क्या करना है कि गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना है, यानी 16 का डी नंबर हो जाएगा, समझे। 16 का क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ सही हो सकता है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये भी सही बात है कि जो अधिगमकर्ता की जो विविध आवश्यकताएं है तो अपने शिक्षा शास्त्र को क्या करना चाहिए, उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो क्या है आपका दोनों ऑप्शन सही है, और जो आर है सही व्याख्या करता है। देखिए अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कैसे एक दूसरे का मतलब व्याख्या कर रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीका मतलब भिन्न तरीका से पढ़ाना चाहिए, समझे, ये हो गया। दूसरा है आपका कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाने के लिए आप एक विधि से तो नहीं पढ़ाइएगा, आप भिन्न विधि से पढ़ाइएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के कोरिलेट हो गया, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसका, ये क्या करता है, समझे, यानी 17 का ए नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यानी लिखने में उसको दिक्कत है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती है। यानी सिंपल है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक बच्ची उसको लिखने में, आपको याद होगा, देखिए इंग्लिश बता देते हैं। डिस्लेक्सिया एक होता है, एक डिस्ग्राफिया होता है, एक डिस्कैलकुलिया होता है, और एक आपका ADHD होता है, जिसे बच्चा में क्या अवधान की कमी हो जाता है, समझे, वो बच्चा एक जगह बैठता नहीं। इसका अति होता है आपका ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, यानी ध्यान एवं अति सक्रिय रहेगा और ध्यान भी बच्चा नहीं देगा, उसमें क्या हो जाएगा, विकार हो जाता है, समझे। तो देखिए जब पठन वैकल्प क्या होता है, जिसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं, इसमें बच्चा में पढ़ने की मतलब विकार आ जाता है। बच्चा वो जैसे आपका यहाँ 100 लिखा हुआ है तो उसको गॉड पर वाज पढ़ेगा, समझे, उल्टा पढ़ता है, नहीं पढ़ने जल्दी विकार को कहते हैं। अलख विकल्प मतलब होता है डिस्ग्राफिया, यानी बच्चा को लिखने में संबंधित दिक्कत हो जाता है, राइटिंग अच्छा नहीं बनता है, उसे अलख विकल्प कहते हैं। यहाँ डिस्ग्राफिया यहाँ लिखा हुआ है, डिस्लेक्सिया आपका पठन विकल्प हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, यानी बच्चा में लिखने से संबंधित है, समझे। गणन विकल्प यानी गणितीय विकल्प को बोल देते हैं, यानी डिक्स कैलकुलिया को बोलते हैं, समझे। और ध्यान एवं अति सक्रियता जो विकार होता है, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आपका क्या होता है, ये भी एक तरह का विकार है। इसमें बच्चा क्या होता है कि एक जगह ठीक से नहीं बैठेगा, इधर उधर करते रहता है, तो इसे कहते हैं। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर अलग विकल्प हो जाएगा, समझे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है मानकीकृत पद्धति गलत होता है, समझे। व्यक्तिगत विभिन्नता में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, और मानकीकृत पद्धति क्या होता है कि एक ही तरह से क्वेश्चन रहता है उसमें, तो क्या होगा, गलत होगा। दूसरा है शिक्षा शास्त्रीय उपागम मूल्यांकन के विविध साधनों, एकदम सही बात है। जो आपका शिक्षा शास्त्रीय उपागम है और मूल्यांकन का विविध मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से हम उपयोग करेंगे, तो ये सही हो सकता है। अगला है
कि रटत आधारित, देखिए रटन तो ऐसे भी निगेटिव होता है, और एक रूप शिक्षा शास्त्र का बोल रहा है प्रयोग करना है, एक रूप नहीं, एक रूप मतलब सभी को एक जैसा नहीं करना है, ये भी गलत हो गया। अगला है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि और पुनः स्मरण, पुनः स्मरण मतलब रटने वाला पर बल देना चाहिए, ये भी क्या हो गया। और पेपर पेंसिल मतलब ये लिखने वाला, ये भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपका 19 का 2 नंबर हो जाएगा कि शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना, समझ गया। अगला है आपका 20 नंबर कि निम्न में कौन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। देखिए जिसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव माइंड पाया जाता है उसमें होता है अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जिंग थिंकिंग होता है, समझे, याद रखिए अपसारी चिंतन, ये आंसर हो जाएगा क्या। और बच्चा मतलब क्लोज नहीं सोचता है, समझे, बच्चा क्या सोचता है, ओपन सोचता है इसमें, समझे, यानी एक से अधिक आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का 1 नंबर हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा, समझे। आवेगिता, सोच में केंद्रीकरण, ये सब तो अभिसारी तो निगेटिव होता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है, तो आपका 20 का 1 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा, एकदम सही बात है। खेल द्वारा, ये भी सही बात है। पदार्थों द्वारा क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही बात है। सहपाठी और व्यक्तियों द्वारा सहभागिता द्वारा, ये भी सही, यानी आपका 1 2 3 4 सही है, समझे, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा किसका, तो 21 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और व्यक्तियों संग सहभागिता द्वारा, यानी आपका 21 का 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है तो 21 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है, 4 नंबर। अगला है आपका कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना सुझाती है। तो अध्यापकों द्वारा सुझाव या रणनीति क्या कहलाती है, यानी कह रहा है कि 10 नंबर का है उसको 3-4 ग्रुप में बांट कर बोल रही है याद करने के लिए। तो यह क्या है, तो पहला ऑप्शन है आपका खंडीकरण, यानी खंडीकरण में बांट कर, समझे, यानी खंडीकरण को इंग्लिश में चुकिंग बोलते हैं, तो ये बांट कर सही हो सकता है, खंड मतलब तोड़ तोड़ के। दूसरा है कुटलेखन, कुटलेखन ये नहीं है। स्वागीकरण और अनुकूलन, तो ये सब है नहीं, आपका 1 ही नंबर ऑप्शन है। क्या करना है कि खंडीकरण यानी बांट कर अध्ययन करना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। निकला निम्न में अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल दें। पहला है परिवेश से सहभागिता और कौशल और ज्ञान का अर्जन, सही हो सकता है। विषय और रटना तो निगेटिव ऑप्शन होता है। दूसरे का निष्क्रिय अनुकरण, सक्रिय होता है, अनुकरण भी बच्चा को नहीं करना है, ये भी आपका निगेटिव हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, ये तो व्यवहार वाला तो कुछ है नहीं इसमें, सीटेट तो निगेटिव ही मानता है उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार है सबको। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 का 1 नंबर, परिवेश से सहभागिता द्वारा ज्ञान और कौशल और ज्ञान का अर्जन, समझे। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। पहला ऑप्शन है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश बोर्ड का उपयोग करती है, उनके सही उत्तर के लिए उसे टॉफी देखिए, टॉफी देना क्या होता है, नेगेटिव ऑप्शन होता है, तो आपका क्या हो गया, कट गया ऑप्शन। अगला है परिमिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं जो नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं, एकदम सही ऑप्शन है। यानी परिचर्चा और विभिन्न प्रकार के पुस्तक देंगे दोस्तों, क्या होगा उसमें संरचनात्मक विकास होगा, समझिए, ऑप्शन सही हो सकता है। अगला है अरुद्धति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल करती है, भी सही बात है कि समझने के लिए कोई रेफरेंस तौर पर कोई बुक वुक वगैरह का इस्तेमाल करती है, भी सही है। तीसरा है रेखा अपने विद्यार्थी को उन 5 शब्दों को 5 बार लिखने देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं, तो इसका जो है आंसर होगा ना आपका 3 और 2 और 3 होगा, आपका 4 नंबर भी क्या है, गलत है। ये मतलब बार बार लिखवाना नहीं, अभ्यास नहीं करवाना है, समझे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3, देख लीजिए 2 और 3, यानी आपका 24 का क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, समझे। 24 का क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 3 क्या है, सही है। बाद बाकी आपका 1 और 4 गलत है, समझे। तो 24 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 सही है, समझे। अगला है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, डर की भावना पैदा नहीं करना है, गलत सेंस हो गया। समस्या को हल एक अटल तरीका नहीं, अटल मतलब फिक्स होता है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। समरूपों के देख, समरूप मतलब उसके
जो रिलेटेड जो और भी समस्या होगा उससे रिलेटेड करा करा के उसमें समस्या समाधान को सुसात कर देगा। ऑप्शन सही हो सकता है। और निष्क्रियता आपका निगेटिव वोट होता है, तो यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी आपका 25 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है आपका कि निम्न में कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध करेगा। पहला है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ाना। दूसरा है संदर्भ रहित मतलब छोड़ना, यानी कुछ दूसरा रिलेटेड चीज करवाना, समझे। तो ये आपका क्या हो सकता है कि ये आपका गलत हो सकता है। संदर्भ सहित रहता तब सही हो जाता है, रहित मतलब छोड़ कर होता है, तो ये गलत हो गया। एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए पता, ये सही हो सकता है। एक समस्या पर विविध तरीके से सोचेंगे। तीसरा रट्टा मारना, तो निगेटिव हो गया। शिक्षण में लिखे गए नकल करना, ये भी निगेटिव हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का 2 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर है आपका कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें डैश की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व। तो देखिए इससे गर्व होगा, जैसे मान लीजिए आप अपना से कोई काम चुने और उससे वो चीज़ प्राप्त हो गया, तो आप क्या होगा, आप में गर्व ही नहीं उत्पन्न होगा, यानी आपका इसका 27 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनेगा। सही हो सकता है। या कुछ बच्चों को नहीं, अर्जित तो कुछ है नहीं, ये भी निगेटिव है। और निर्देशन तो अध्यापक का कुछ है नहीं, ये भी निगेटिव सेंस में जाता है। और अज्ञापनता पैदा होती है, ये भी आपका निगेटिव है, नहीं आपका क्या हो जाएगा, ये 28 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 29 नंबर है आपका कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। बच्चा से पूछेंगे ना, बता जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है, समझिए। वैकल्पिक संकल्पना या भ्रांति क्या होती है। बच्चा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप देखते होंगे ना, ट्रेन में आप बैठते होंगे तो देखिएगा ट्रेन जब चलता है तो लगता है कि बाहर पेड़ पौधा भी चल रहा है, एक तरह का भ्रांति ही इसे बोलते हैं। या देखिएगा जब बचपन में हम लोग रहे होंगे तो जैसे क्या लगता था कि सूर्य क्या होता है, घूमता है, पृथ्वी स्थिर रहती है, ये सब भ्रांति है। तो बच्चा को इसको हतोत्साहित नहीं कर, इसको उसी को लेकर समझाना है, समझ गए। तो ये गलत हो गया, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत। और बाद बाकी सही होगा कि बच्चे और वृक्षों में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ गठन बहुत स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक चीज़ है, कोई भी आदमी को ये चीज़ हो जाता है, कन्फ्यूजन जो भी है। तीसरा है, ये अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पों और भ्रांतियाँ पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, उससे बच्चा सीख सकता है। अगल का है वैकल्पिक, तो ये सब जो चीज़ है क्या है आपका, पहला जो ऑप्शन है वही क्या हो गया, हतोत्साहित नहीं, उसको प्रोत्साहित करना है, यानी 29 का 1 नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी के सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये आपका जो होता है वह व्यवहारात्मक होता है, यानी व्यवहार द्वारा, समझे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका व्यवहारात्मक जो परिप्रेक्ष्य होता है, व्यवहार यानी बच्चा का व्यवहार में कैसे परिवर्तन लगेगा, तो वही पुरस्कार दीजिए, समझे, ये सब चीज देकर आप कर सकते हैं। तो आप क्या है, व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। आपका मानवतावादी, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य नहीं होगा, आपका कौन हो जाएगा, आपका व्यवहारात्मक हो जाएगा, यानी 30 का 2 नंबर, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन हम करवाते जाएंगे, हर बहुत सारा करवाएंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, समझे। थैंक यू।